Yes, today we are going to study about the new topic known as vancomycin। और इस vancomycin में हम देखेंगे कि मतलब इसका क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये वर्क करता है, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे कि ये आता है बैक्टीरियोसाइडल ग्रुप्स में। तो कौन कौन से जो ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरियोसाइडल ग्रुप्स में आते हैं, उसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, बेवफा नाम से याद कर लीजिए। ठीक, इसमें आता है बीटा लैक्टम, वैंकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनिलॉन्स और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये जो हैं ये चारों ड्रग्स आते हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स में। ठीक है, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो नॉर्मली क्या करता है, जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का उसको सप्रेस करता है, लेकिन बैक्टीरियोसाइडल जो ड्रग्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, किल करते हैं। अब हम जानते हैं कि जैसे कि जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसका जो यूनिट है वो बना होता है नैम और नैग यूनिट से। ठीक है, तो नैम जो होता है एन एसेटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग जो होता है एन एसेटाइल ग्लूकाजामिन। ठीक है, और जो ये पेप्टाइड इलोंगेशन होता है जिसमें कि बहुत सारे इसमें क्या होता है अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि अलानिन ग्रुप होता है इसमें। तो इसमें डी अलानिन का क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है, ये ज्वाइन करते हैं। ठीक, और ये क्रॉस लिंकिंग क्या करता है कि अच्छे तरह से जो सेल वॉल का फॉर्मेशन कराता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, जो नैम है और नैग है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो नैम और नैग में भी क्या है, बॉन्डिंग है। फिर नैम नैग में भी बॉन्डिंग है, लेकिन नैम और नैग मतलब एक ये यूनिट हुआ नैम नैग एक यूनिट, फिर ये दूसरा जो यूनिट हुआ नैम नैग, तो इसके बीच में भी एक दूसरा बॉन्ड है। ठीक, और ये जो नैम और नैग के बीच में भी बॉन्डिंग है। तो ये जो बॉन्डिंग है इसको कहते हैं ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, इस ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन और नॉर्मली और ये जो बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है, डी अलानिन और अलानिन के बीच में। ठीक है, और ये जैसे इसको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो वैंकोमाइसिन है, वैंकोमाइसिन जो ड्रग्स होता है नॉर्मली क्या है समझिए कि जैसे ये डी अलानिन है, यहाँ समझिए जैसे ये डी अलानिन है और डी अलानिन का ऐसे पांचों यूनिट हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, और ये डी अलानिन का ये दो डी अलानिन है। ठीक है, इस यूनिट को बना रहे हैं, पेप्टाइड इलोंगेशन को बना रहे हैं। और जब ये डी अलानिन और डी अलानिन मिलता है तो क्रॉस लिंकिंग होगा, और जब क्रॉस लिंकिंग होगा तो इसकी बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी तरह से होगी। लेकिन क्या होता है कि जो वैंकोमाइसिन है वो ये आके यहाँ बाइंड कर गया, मान लीजिए इसके सरफेस पे से बाइंड कर गया और ये इसके सरफेस पे से बाइंड कर गया। तो जब ये बाइंड कर देगा तो ये दोनों जैसे डी अलानिन और डी अलानिन को बाइंड होने नहीं देगा। जब ये डी अलानिन और डी अलानिन बाइंड नहीं होगा तो क्या नहीं हुआ यहाँ पे, तो क्या हुआ, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन नहीं हुआ, फिर ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं हुआ। तो जब ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन और ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा उसकी जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। फिर जब कह सकते हैं कि जब इसके जो सेल वॉल सिंथेसिस जब डिसरप्ट होगा तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का मतलब जो मैचुरेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। जब मैचुरेशन नहीं होगा अच्छी तरह से तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, जब हाइपर ऑस्मोटिक जब उसमें वाटर एंट्री जब करेगा, ठीक है, जब उसमें वाटर एंट्री कर जाएगा तो हाइपर ऑस्मोटिक बर्स्ट के चलते वो क्या हो जाएगा, सेल डेथ कर जाएगा, सेल लाइस हो जाएगा। ठीक है, तो वैंकोमाइसिन का समझते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है। ये नॉर्मली क्या करता है, इट इनहिबिट व्हाट, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन एंड इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होने देता है। जब ये नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या नहीं हो पाएगा, नो मैचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जब बैक्टीरियल सेल वॉल का मैचुरेशन नहीं होगा तो ये हाईली ससेप्टेबल टू हाइपरऑस्मोटिक बर्स्ट। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इस बैक्टीरियल सेल का डेथ हो जाएगा। ठीक, तो ये नॉर्मली सिंपल एक लाइन में अगर याद करना है हमें तो वो क्या करता है,
ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन और ट्रांसपेप्टाइडेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक, बस अब देखते हैं कि जैसे कि इस ड्रग्स को हम कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम समझते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में समझते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये जो ड्रग्स है नॉर्मली हम लोग इसको आईवी रूट से लेते हैं, ठीक है, और ओरल रूट से भी है, लेकिन ओरल रूट कुछ स्पेशल मतलब जैसे प्रॉब्लम में इसको हम प्रीफर करते हैं, लेकिन आईवी रूट में हम ज़्यादा इसको मतलब प्रीफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर ये जाता है मतलब जीआईटी में तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अच्छी तरह से सक्सेप्टेबल नहीं होता है कि मतलब वो वर्क कर सके बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, कोई पैथोजन के अगेंस्ट ये वर्क कर सके। लेकिन क्या है कि जब ओरली अगर हम इस ड्रग्स को देते हैं तो ये क्या करता है, किस केस में देते हैं इसको, सबसे पहले ओरली, तो वो एक प्रॉब्लम होता है स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। इस फॉर्म में हम मतलब ये जो डिजीज होता है कब होता है कि मान लीजिए कोई अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, चाहे कोई आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल फ्लोरा है आपके इंटेस्टाइन का, गट का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो उसके चलते क्या होगा कि जो दूसरे जो बैक्टीरिया का जो चांसेस मतलब कह सकते हैं सुपर इन्फेक्शन का जो चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उस दौरान जो बैक्टीरिया होगा इसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, इसका सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा और इसके सुपर इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस होगा। और इसको हम एक और कह सकते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड इंटेरोकोलाइटिस। ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड इंटेरोकोलाइटिस का जो क्या होता है कि चांसेस इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप इसको आईवी दे रहे हैं तो आईवी में हमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसको हम स्लोली देते हैं, स्लोली इन्फ्यूजन देते हैं। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप फास्ट दे दिए, इसको फास्ट इन्फ्यूजन अगर कर दिए, इस ड्रग्स को आप फास्ट इन्फ्यूजन अगर कर दिए, तो फास्ट इन्फ्यूजन से क्या होगा कि सबसे पहले कि जहाँ जैसे जिस आप वेन से इसको आप दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो चांसेस है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का जो चांसेस बढ़ा देता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का जो चांसेस है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिस आप पैरेंटल रूट से अगर देंगे तो। और बात कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो ये क्या करता है, एक प्रॉब्लम करता है, फ्लशिंग कर देता है। फ्लशिंग इन्फ्यूजन से फ्लशिंग होता है और ये फ्लशिंग जो है जिसको हम लोग आगे चल के इस मतलब इसको हम कहते हैं रेड मैन सिंड्रोम। ये रेड मैन सिंड्रोम जो है ये रेड मैन सिंड्रोम क्यों आता है, कारण क्या है कि जैसे हम इसको अगर आईवी इन्फ्यूजन करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में क्या करता है, हिस्टामिन का रिलीज कराता है और ये हिस्टामिन के चलते क्या होता है, ये फ्लशिंग होता है। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज होता है तो ठीक है। और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये ड्रग्स हम जैसे वैंकोमाइसिन अगर किसी पेशेंट को हम दे रहे हैं तो उसके पहले हम पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट के लिए इसके एंटी हिस्टामिनिक चाहे प्रोफाइलेक्टिक के लिए दे सकते हैं। अच्छा, इसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हम प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि जैसे मान लिए कि जैसे कि अगर ये कह सकते हैं कि इसको कि जब आप इसको ओरल रूट से लिए हैं तो किस डिजीज़ में लिए हैं, स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, चाहे आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड कोलाइटिस में भी हम इसको किस में यूज करते हैं, आप इसमें वैंकोमाइसिन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसमें मतलब
फर्स्ट जो है कि डायरेक्ट आप वैंकोमाइसिन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसको बाद के लिए रिजर्व, मतलब उसको रिजर्व रखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम उसमें प्रीफर कर देते हैं कि ओरल मेट्रोनिडाजोल इसमें दे देते हैं, मेट्रोनिडाजोल हम देते हैं। अगर इससे अगर ठीक नहीं होता है तब इसमें हम क्या देते हैं, वैंकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। और ये जो वैंकोमाइसिन है ये आता है एक नए, जैसे कि ग्रुप है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे नॉन बीटा लैक्टम्स ग्रुप में आता है, जिसको कहते हैं इसको ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंटीबायोटिक, ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि वैंकोमाइसिन आ सकता है, फिर इसमें आता है टिकोप्लानिन हो सकता है, फिर इसमें हम कह सकते हैं डल्वावेंसिन, फिर इसके बाद टेल्वावेंसिन, तो ये जो ड्रग्स हैं ये क्या होते हैं, जो ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं, नॉन बीटा लैक्टेम्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उसका जैसे कि एडवर्स इफेक्ट और इसका डोजेज कैसे हम इसको यूज करते हैं और ये कैसे ये मेटाबोलाइज होता है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि ये जो ड्रग्स होता है नॉर्मली क्या होता है कि अच्छी तरह से बॉडी में तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जैसे कि अल्बुमिन होता है, अल्बुमिन से ये बाइंड करके ये ट्रांसफ़र होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है अच्छी तरह से। और क्या है कि जैसे ये जो ड्रग्स है वो नॉर्मली इलिमिनेट होता है कहाँ से, किडनी द्वारा, और वो डायरेक्टली मतलब किडनी द्वारा वो इलिमिनेट होता है, मतलब वो लीवर में अच्छा इधर जाके कहीं मेटाबोलाइज नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या कह रहे हैं, इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बट गेट एक्सक्रीटेड थ्रू व्हाट, थ्रू किडनी। ये किडनी से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। जब किडनी से एक्सक्रीट होता है तो और उसमें भी अगर मान लीजिए कि अगर वो इकट्ठा होता है, फिल्ट्रेशन होता है बाद में इसका, ठीक है, तो ये इसका जो अगर कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं और इसका जो साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, वो नॉर्मली इस ड्रग्स का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ओटोटॉक्सिसिटी शो करता है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करता है, ठीक है। अगर ये ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करता है तो एक और ड्रग्स था, एक ग्रुप था जो कि ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करता है, जो हम कह सकते हैं एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। तो कभी भी इसको हम एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जब भी अगर हम एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ अगर देंगे तो ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा और जो केस है और उसको वर्सन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें मतलब हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे, दो ड्रग्स के साथ प्रीफर नहीं करेंगे। जब अगर मान लीजिए वैंकोमाइसिन अगर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कभी भी हम एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स यूज नहीं करेंगे। चाहे अगर एमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज कर रहे हैं तो हम उस केस में कभी भी हम क्या यूज नहीं करेंगे, वैंकोमाइसिन यूज नहीं करेंगे, ठीक। और देख सकते हैं कि जैसे कि रेडमैन सिंड्रोम हम लोग पढ़े हैं, ये रेडमैन सिंड्रोम भी कर सकता है, ठीक। इसके बाद से नॉर्मली ये क्या कर सकता है, फीवर कर सकता है। एक और पढ़े थे, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कर सकता है। इसको हम नॉर्मली, अब लास्ट बस पॉइंट है इसका यूजेज, कहाँ यूज कर सकते हैं इस ड्रग्स को। तो सबसे पहले इस ड्रग्स को मतलब नॉर्मली हम लोग इसको मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड अगर यूज अगर बात करें इसका, तो वो नॉर्मली MRSA में हम इसको यूज कर सकते हैं, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं।
चाहे आप कह सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, डिजीज़ होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया अगर बात करते हैं, चाहे सेप्टिसीमिया, चाहे बैक्टीरियमिया हो गया, और चाहे कह सकते हैं कि आप कैथेटर अगर आप मतलब पेशेंट में अगर लगा रहे हैं तो उसके चलते क्या होता है, यूटीआई का चांसेस बढ़ जाता है, तो उस दौरान भी हम इस वैंकोमाइसिन को यूज कर सकते हैं। चाहे आप सेंट्रल लाइन कैथेटर अगर यूज कर रहे हैं तो उस दौरान भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कहीं भी अगर सर्जिकल साइट पर कहीं इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान में हम भी क्या कर सकते हैं, वैंकोमाइसिन को यूज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं एमआरएसए में, जैसे कि और कह सकते हैं कि हॉस्पिटल, जो भी अगर हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर इस ड्रग्स नॉर्मली कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर वेंटिलेटर एसोसिएटेड अगर इन्फेक्शन है, चाहे निमोनिया कर सकते हैं, चाहे इन्फेक्शन है, तो इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। या कि आप सेप्टिसीमिया में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या बैक्टीरियमिया में। फिर आप इसको कैथेटर अगर लगा रहे हैं तो उसमें यूटीआई के चांसेस जो बढ़ता है, तो उस दौरान भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल लाइन कैथेटर अगर लगा रहे हैं तो उस दौरान अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो इस दौरान भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चाहे कोई भी अगर सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन है तो इसमें आप इस ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये है नॉर्मली आप पढ़े हैं वैंकोमाइसिन के बारे में। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, इसको फार्माकोकाइनेटिक्स था कब, और ये बैक्टीरियोसाइडल होता है। ठीक, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, और इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।